नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण सीरीज में आपका स्वागत है। हम इस क्लास को समझने से पहले इस क्लास के महत्व को समझेंगे। भारतीय संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण ही हिस्सा है और भारतीय संविधान हमें इसलिए भी समझना ज़रूरी है क्योंकि हम एक भारत के नागरिक हैं और हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी सरकारें काम कैसे करती हैं, इन सभी चीज़ों को जानना हमारा हक है। तो इसी के लिए पूरी सीरीज लेकर आए हैं भारतीय संविधान की। इसमें हम संविधान की यात्रा, प्रस्तावना, संविधान बना कैसे और संविधान के विभिन्न पहलुओं की बारी-बारी से चर्चा करेंगे। तो इस भाग 1 में हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान का परिचय और इसका संवैधानिक विकास 1858 यानी कि भारत शासन अधिनियम से लेके 1947 तक भारतीय संविधान की यात्रा को करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय संविधान। संविधान है क्या और यह कैसे बना? सबसे पहले हमारा प्रश्न यही है कि भारतीय संविधान है क्या चीज़? तो एनसीईआरटी जो कि एक प्रसिद्ध संस्था है, इसके अनुसार ये क्या कहते हैं संविधान के बारे में? तो संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है, जो समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलने का एक इच्छा प्रदान करता है। यानी कि एनसीईआरटी के अनुसार जो है संविधान है इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है, जो समाज को एक ढाँचा प्रदान करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार यह बुनियादी सिद्धांतों या स्थापित मिसालों का एक समूह होता है, जिसके अनुसार किसी राज्य या संगठन का संचालन होता है। और प्रसिद्ध व्याख्याकार अरस्तू के अनुसार संविधान वह तरीका है जिससे राज्य के सभी नागरिक, उसके घटक भाग एक दूसरे के साथ संगठित होते हैं। यानी कि संविधान उनके अनुसार राज्य के नागरिकों और उनके सभी घटकों को एक जगह संगठित करने का एक दस्तावेज है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो किसी भी राष्ट्र का आधारभूत कानून होता है संविधान, जो सरकार की शक्तियों को निर्धारित करता है और उनके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान के 3 अंग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, यह देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह सरकारों के अंगों यानी कि लेजिस्लेटिव, विधायिका एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है और यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और उनकी रक्षा करता है। तो किसी भी संविधान के ये 3 मेन स्ट्रक्चर हैं। अगर किसी भी दस्तावेज में ये तीनों स्ट्रक्चर होते हैं तो हम संविधान की संज्ञा दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रकार। तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान और लिखित संविधान। सबसे पहले हम लिखित संविधान की बात करेंगे। लिखित संविधान या संविधान संहिताबद्ध होता है, यानी कि कोडिफाइड। सब कुछ एक ही किताब में व्यवस्थित होता है, यानी कि एक ऐसी किताब होती है जिसके अंदर सभी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित होती हैं। जैसे भारत का संविधान, जिसके अंदर भारत है क्या चीज़, भारत के नागरिकों के अधिकार, उनके कर्तव्य, टीपीएसपी, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यानी कि सरकार के बारे में एक संहिताबद्ध किताब है। यह एक लिखित संविधान का उदाहरण है। और क्या होता है, तो लिखित संविधान में संविधान ही सर्वोच्च होता है। जहाँ-जहाँ लिखित संविधान होगा वहाँ संविधान को सबसे ऊपर रखा जाता है। सरकार का कोई अंग इसके खिलाफ नहीं जा सकता। और संविधान को बचाने के लिए एक न्यायपालिका होती है जिसके पास व्यापक शक्तियाँ होती हैं, जो न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अगर कोई भी अंग, कार्यपालिका और विधायिका अगर संविधान के खिलाफ कोई भी नियम कानून बनाती हैं, कोई नागरिक संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है न्यायपालिका द्वारा। आगे, जैसे भारत दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है और अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना संविधान है, जो कि लिखित संविधान है। चलिए अब दूसरे संविधान के बारे में देखते हैं।
और लिखित संविधान कई अलग-अलग कानून और परंपराओं का बिखरा हुआ एक समूह होता है। इसमें कई सारे कानून बने होते हैं अलग-अलग तरीके से और उन कानूनों और परंपराओं को मिला के एक समूह बनता है, जिसे हम लोग संविधान की संज्ञा देते हैं। इसमें सब कुछ एक जगह लिखा नहीं होता बल्कि अलग-अलग दस्तावेज़ अलग-अलग समय पे बने कानूनों का एक समूह होता है। इसमें समय का ऐतिहासिक में विकास होता रहता है। इसे हम लोग विकसित संविधान की संज्ञा भी देते हैं। आगे इसमें संसद सर्वोच्च होती है क्योंकि वही नियम बनाती है और जो नियम बनाती है वही संविधान बन जाता है। नेक्स्ट है इसमें सीमित शक्तियाँ होती हैं। इनमें न्यायालय के पास सीमित शक्तियाँ होती हैं। न्यायिक समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं होती है। जैसे ब्रिटेन का संविधान और न्यूजीलैंड, इज़राइल और सऊदी अरब इन देशों के संविधान भी और लिखे संविधान की आवश्यकताएँ क्यों हैं? तो हम जानते हैं किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता ही क्यों होती है। इसको एक उदाहरण से सम जैसे एक देश है, अब इस देश में कुछ नागरिक हैं, जैसे भारत ही है और अगर भारत के नागरिक है ये, अब भारत के नागरिक हैं, तो ये भारत के नागरिक भारत में रहना क्यों चाहेंगे? तो इनसे हम लोग कहेंगे कि अगर आप भारत में रहेंगे, तो आपको ये अधिकार दिए जाएँगे। आपकी सुरक्षा की जाएगी, आपके जीवन की सुरक्षा की जाएगी, आपको बहुत सारे अधिकार मिलेंगे। तो फिर ये आदमी हमसे पूछेगा कि अगर हम इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और तो क्या होगा? अगर कोई हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे सरकार हमारे जो इतने भी अधिकार दिए गए हैं उनको छीन लेने का प्रयास करती है, तो हम क्या करेंगे? तो ये कहेगा हम जा सकते हैं कोर्ट के पास, तो फिर ये आदमी पूछेगा कि कोर्ट के पास जाने की हमें शक्ति कौन प्रदान करेगा? तब ये आदमी कहेगा कोर्ट के पास जाने की शक्ति आपको संविधान प्रदान करता है। यानी कि संविधान किसी भी देश के नागरिक का वो विश्वास होता है, जिसके द्वारा वो चुनी हुई सरकार अगर उसके अधिकारों का हनन करती है, तो वो न्यायालय के पास जा सकता है। संविधान ये बताता है, साथ ही साथ अगर सरकार काम कर रही है, तो किस तरीके का काम कर रही है? क्या कुछ ऐसा काम कर रही है, जिससे नागरिकों पर प्रभाव पड़ेगा? या फिर सरकार एक अलग ही तरीके से काम कर रही है, बिल्कुल निष्पक्ष होके काम नहीं कर रही है और सरकार क्या-क्या काम कर सकती है, इन सब चीज़ों की शक्तियाँ कौन प्रदान करेगा? संविधान प्रदान करेगा। संविधान की आवश्यकता है, सबसे पहला भरोसा और समन्वय के लिए। तो भारतीय समाज में विभिन्न समूहों यानी कि धर्म, जाति और भाषा के बीच बुनियादी नियम बनाकर आपसी तालमेल और भरोसा पैदा करने के लिए संविधान की आवश्यकता है। दूसरा, निर्णय लेने की शक्ति, यानी कि संविधान ही यह स्पष्ट करता है कि संविधान समाज में अंतिम निर्णय कौन लेगा और ये शक्ति किसके पास होगी। सरकार का गठन कैसे होगा? यानी कि सरकार जो लोग नियम बनाएँगे, जो लोग समाज को चलाएँगे, उनका गठन हम किस प्रकार करेंगे? संविधान ही बताता है। साथ ही साथ शक्तियों को और सीमा सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ लगाता है, ताकि सुशासन निरंकुश और वो अपनी मनमानी ना कर सके। इसके लिए भी संविधान ज़रूरी है। आगे संविधान का विशेष महत्व देखते हैं। सबसे पहले भारत में संविधान का महत्व इतना क्यों है? भारत का संविधान सबसे पहले निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण करता है। संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, सरकार का गठन कैसे होगा। इसके अलावा सरकार की शक्तियों की सीमा का निर्धारण करता है और सरकार की शक्तियों को सीमित करता है ताकि वो निरंकुश ना हो और नागरिकों के मौलिक अधिकार देकर यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करे। इसके अलावा आदर्श समाज की स्थापना, संविधान, न्याय याद रखेंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो भारतीय संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों को स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। यह सरकार को ऐसी परिस्थितियाँ बनाने की शक्ति देता है, जिससे जनता की अपेक्षाएँ पूरी हों और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। कानून का शासन, तो भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है किसी भी व्यक्ति की मर्जी से नहीं बल्कि कानून के अनुसार चलेगा। संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून होगा और सभी संस्थाएँ इसके दायरे में रहकर ही कार्य करेंगे।
कि भारतीय संविधान अनुशासन में रहने के लिए भी ज़रूरी के अलावा विभिन्न समूहों के बीच समन्वय भारत काल और विविधता और भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए संविधान एक ऐसा आधार प्रदान करता है जिससे विभिन्न जातीय और धार्मिक समूह शांतिपूर्वक एक साथ रह सकें। स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान करता है जो संविधान की व्याख्या करती है और मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में नागरिकों की रक्षा करती है। तो भारतीय संविधान की ये कुल 6 महत्व हैं, तो याद रखेंगे। सबसे पहला निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण करता है, सरकार की शक्तियों और पर सीमाओं में बनाता है, आजाद समाज की स्थापना करता है, कानून का शासन निर्धारित करता है, समूहों के बीच समन्वय करता है क्योंकि भारत एक विशाल देश है, जितनी ज़्यादा विविधताएं हैं तो उन विविधताओं के बीच एक समन्वय बनाने का काम करता है और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करता है। ये भारतीय संविधान के 6 गुण है। चलिए अब आगे देखते हैं भारतीय संविधान की नींव। और भारतीय संविधान की नींव किस प्रकार पड़ी, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश एरा। तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ब्रिटिश एरा और दूसरा कंपनी क्राउन रूल। ठीक है, पहला हमारा ब्रिटिश एरा को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, कंपनी एरा यानी कि कंपनी रूल और क्राउन रूल। तो कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858 तक भारत में कंपनी का शासन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और दूसरा ब्रिटिश राज का शासन रहा 1858 से 1947 तक। संविधान की नींव प्राचीन समय में इन्हीं दो आती है। सबसे पहले हम लोग कंपनी रूल की बात करेंगे। आया था सत्र रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत का सबसे पहला लिखित कानून या लिखित दस्तावेज। तो पहली बार लिखित नियम आए थे, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। आगे देखते हैं इसके कुछ महत्व बाद में। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक प्रशासन कार्य को मान्यता दी थी। इसके माध्यम से भारत में पहली बार शासन के लिए लिखित संविधान की शुरुआत हुई। भारत में पहली बार लिखित कानून कब आया था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इससे पहले भारत में जितने भी कानून राजा महाराजा कुछ भी बोल देते थे, नियम बन जाता था। पहली बार लिखित नियम यहीं से आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से। इसने भारत में ब्रिटिश शासन के लिए केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। अब देखते हैं नेक्स्ट आ गया हमारा ईस्ट इंडिया एक्ट। इसमें देखते हैं कंपनी के राजनीतिक व्यापार के कामों को अलग कर दिया गया। इसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कामों को अलग अलग कर दिया गया। में कुछ जगह इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 2 भागों में स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया, जिसमें भारत में द्वैध शासन की नींव पड़ी। तो ईस्ट इंडिया एक्ट में भारत में द्वैध शासन की नींव पड़ी के काम कोई और करेगा और बाकी राजनीतिक काम कोई और करेगा। रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने का काम किसी और कराएगा और राजनीतिक काम किसी और कराएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्ट, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्ट ने कंपनी के व्यापारिक मामलों का प्रबंध करता था। और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक, नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को नियंत्रित करने के लिए 6 सदस्यों वाला एक निकाय का गठन किया गया, जिसे अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार के राज्य सचिव होते थे। इसके अलावा चार्टर एक्ट 1833। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसके पहले गवर्नर जनरल थे। चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम, जिसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है, ब्रिटिश भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर था। ये भारत के ब्रिटिश शासन में केंद्रीकरण की नींव रखी थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। अब देखते हैं आगे हम क्राउन रूल के बारे में। तो हम शॉर्ट में पढ़ते हुए चल रहे हैं, डिटेल में चाहिए, डिटेल में हम इसी कई बाद में चर्चा करेंगे। क्राउन रूल पे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1858 में 1857 में क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें अंत हो गया था और इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन
भारत के प्रशासन में और ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथों में भारत का शासन सीधे चला गया था। इसमें वायसराय का पद, गवर्नर जनरल का जो पद था उसे हटाकर वायसराय का पद बनाया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909 धीरे-धीरे भारतीयों को भी इसमें शामिल किया गया और काफ़ी आगे बढ़ा। पहले हम लोग देखते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म। एक यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले निर्वाचन की बात की गई थी। इसे सांप्रदायिक निर्वाचन शुरुआत हुई थी इसमें और इसमें पहली बार मुस्लिमों के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, जिसने भारतीयों के सांप्रदायिकता के बीच बोया। विवाद यहीं से शुरू होता है। आगे देखते हैं कार्यकारी परिषद, यानी कि भारत में पहली बार किसी भारत को वायसराय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। चंद्र प्रताप सिन्हा भारत के पहले भारतीय सदस्य बने थे, यानी कि पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे? सत्यपाल सिन्हा। ये बात था। ये सब मॉडल मिंटो रिफॉर्म के अंतर्गत आया था। इसके अलावा देखते हैं तो आगे देखते हैं भारत में जेल शासन की शुरुआत कब हुई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, जिसे डायरकी भी कहते हैं। अब यह तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं और प्रावधान निम्नलिखित। सबसे पहला, प्रांतों में दैव शासन। किसके आधार पर प्रांतों में दैव शासन की शुरुआत हुई? इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। पहला विषय था स्थानांतरित विषय, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन जैसे और कृषि जैसे विषयों में शामिल था, जिसमें प्रशासन गवर्नर चुने हुए मंत्रियों की करते थे। और आरक्षित विषय थे, जिसमें वित्त, पुलिस, न्याय और भू राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषय, जिनका प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था। और केंद्र में देश शासन की व्यवस्था की गई, जैसे राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में इनका कार्यकाल 5 साल का था और केंद्रीय विधानसभा में इनका कार्यकाल 3 साल का था। जैसे आज के समय में अपर हाउस और लोअर हाउस है। इसकी शुरुआत 1909 में हुई। तो देखेंगे यहीं से जितने भी भारत में शासन है, भारत संविधान है, उसका मुख्य भाग यहीं से देखने को मिलता है। प्रांतों में देश शासन, यानी कि भारत के राज्यों में जो शासन प्रणाली है उसमें को दो विषय विभाजित किया गया। सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन और कृषि ऐसे विषय थे, जिनमें प्रशासन गवर्नर चुने हुए मंत्रियों की सहायता से काम करता था। कुछ काम थे आरक्षित विषय, जिनमें वित्त, पुलिस और न्याय, भू राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषय, जिनका प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद नौकरशाहों की मदद से करता था। इसमें चुने हुए लोग भाग नहीं लेते थे। और केंद्र में विद्युत शासन की व्यवस्था की, इसमें राज्य परिषद का और केंद्रीय विधानसभा का निर्माण किया गया। राज्य परिषद में 5 साल का कार्यकाल होता था और जबकि केंद्रीय विधानसभा में 3 साल का कार्यकाल होता था। चलिए अब निर्वाचन और प्रतिनिधि देखते हैं किसका था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार 1909 में मुस्लिमों को मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को अब सिखों, भारतीयों और यूरोपियनों तक भी बढ़ा दिया गया था। और सीमित मताधिकार, संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। पहली बार कुछ महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। लोक सेवा आयोग, यानी कि भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जो 1926 में बना था। भारतीय उच्चायुक्त, लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त का पद सृजित किया गया। वैधानिक आयोग, यह प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष बाद इन सुधारों की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में साइमन कमीशन आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब लास्ट में इसे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही भारत संविधान का लगभग 70 से 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही है। तो भारतीय संविधान का लगभग 70% हिस्सा इस एक्ट का है। इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। अखिल भारतीय संघ अधिनियम ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रस्ताव दिया गया। हालांकि रियासतों के शामिल न होने के कारण यह संघ कभी अस्तित्व में है नहीं। केंद्र में देश शासन, प्रांतों से हटाकर देश शासन को केंद्र में विषयों को आरक्षित जैसे रक्षा और विदेश मामले में स्थानांतरित श्रेणियों में बांटा गया। राज्यों में भी शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र और प्रांतों की वे शक्तियों को 3 सूची में विभाजित किया गया, ताकि आज भी
तो सबसे पहले संघीय सूची, इसमें 59 विषय थे, जैसे रक्षा और मुद्रा जैसे 59 कुल विषय थे। प्रांतीय सूची में पुलिस और शिक्षा जैसे 54 विषय थे। संवर्ती सूची में दोनों से के लिए ऐसे विषय थे जिनमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो संघीय सूची में केवल केंद्र कानून बना सकता था, प्रांतीय सूची में केवल राज्य कानून बना सकते थे, और संवर्ती सूची में दोनों मिला के कानून बना सकते थे। और कुछ ऐसे सूचियाँ थी के पास केवल वायसराय को कानून बनाने का अधिकार था। इसको हम लोग शक्तियों को 4 भागों में विभाजित करके देखते थे, जो कि आज भी भारतीय संविधान में मौजूद है। संघ, प्रांतीय और संवर्ती सूची, ये तीनों हैं। अवशिष्ट सूचियों को हटा दिया गया है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसका विस्तार कर दलित जातियों और महिलाओं और मजदूरों के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। क्षेत्रीय पुनर्गठन, बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। सिंध तथा उड़ीसा के नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई। संघीय न्यायालय 1937 में दिल्ली में स्थापना की गई, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का पूर्ववर्ती था। लोक सेवा आयोग, केंद्र के साथ प्रांतों के लिए भी लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, जो आज पीसीएस के नाम से जानते हैं जिसको हम लोग। और केंद्र में 1926 में ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने केंद्र में देश शासन को समाप्त कर प्रांतों में लागू किया। इसने एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। इसने काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 1 और 2 दोनों सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या 1, 2, 3 सभी सही है। तो पहला क्वेश्चन पे हम देखते हैं, इसने केंद्र में देश शासन को समाप्त कर प्रांतों में लागू किया। तो यह कथन हमारा गलत है। ये भारत शासन अधिनियम ने केंद्र के साथ साथ प्रांतों के साथ साथ केंद्र में भी द्वैध शासन को लागू किया था, जिसके अंतर्गत कुछ 2 विधायिका बनाई गई थी, एक विधानसभा और एक केंद्रीय विधायिका, जिसमें एक में 5 साल के लिए मेंबर बनते थे विधान परिषद में, और विधानसभा में 3 साल के लिए मेंबर बनते थे। पहला तो हमारा गलत है। दूसरा, इसने एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, यह सही है। फेडरल कोर्ट की स्थापना की। इसने काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया, ये बात भी हमारा सही है। तो नंबर ये हमारा सही है। हम नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के लगभग 2/3 हिस्से किस दस्तावेज से लिया गया है। संविधान का लगभग 70% हिस्सा 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो सबसे पहले अमेरिकी संविधान से लिया गया है, नहीं, ब्रिटिश संविधान से, भारत शासन अधिनियम और आयरलैंड के संविधान। तो भारत का संविधान का 35%, लगभग 2/3 हिस्सा, 70% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र, हाँ, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में होने वाले पहले सदस्य बने, वे किस रूप में नियुक्त किए। अभी हमने पढ़ा है, रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे, वित्त सदस्य, विधि सदस्य, फिर गृह सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, विधि सदस्य के रूप में वो बनाए गए थे। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के तहत अव्यष्टि शक्तियां किसे दी गई थी। तो अवशिष्ट शक्तियां वो हमारे संघीय विधानमंडल को दी गई थी, प्रांतीय विधानमंडल को दी गई थी, गवर्नर को दी गई थी, फिर राज्य सचिव। जो ये शक्तियां थे हमारी अवशिष्ट शक्तियां, ये गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार 1919 द्वारा शुरू की गई देश शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित विषय में विभाजित किया गया था। हमने इनमें से कौन सा आरक्षित, चलिए देखते हैं, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, भू राजस्व, कृषि। तो देखेंगे, स्थानीय स्वशासन प्रांतों को दिया गया था, शिक्षा ये भी प्रांतों को थे, कृषि ये भी प्रांतों को। तो जो आरक्षित विषय थे हमारे भू राजस्व और पुलिस, ये हमारे आरक्षित विषय। तो इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, चार्टर अधिनियम 1835 के बारे में कौन सा कथन सही है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बना दिया। बी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर उसे एक प्रशासनिक
निकाय बना दिया। इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की। इसने गवर्नर जनरल की परिषदीय में एक कानून सदस्य को शामिल किया। कौन सा गठन सही नहीं है? तो इसमें से ए, बी, डी, ये तीनों कथन हमारे सही। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत नहीं की थी। बात आई थी, लेकिन विरोध के कारण इसे बंद कर दिया। देखते हैं आगे हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे क्लास में। संविधान सभा क्या थी? का गठन, सदस्यों की संख्या, प्रमुख समिति, लागू समिति, समय, वाचन और लागू होने की तिथि और 26 जनवरी का महत्व। इतना ही। धन्यवाद।